दोस्तों, आज पेश है प्रभात चित्रकथा की नानाजी और अंडों की खेती। ये कवर चित्र है दोस्तों। नानाजी मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। बू अरे फजीते, ऐसा क्या हो गया जो तू लुट गया? बू नानाजी, अंडों की खेती में मैं बर्बाद हो गया। क्या अंडों की खेती में? क्या बात है फजीते, तू कुछ मखमरी मस्करी कर रहा है या फिर किसी ने तेरे साथ मस्करी की है? मैं आपकी पूरी बात बताता हूँ नानाजी। कल एक आदमी मेरे पास आया, आकर बोला अगर मैं अंडों की खेती करूं तो बड़े फ़ायदे में रहूँगा। उसने मेरे अंडे में से 4 अंडे एक पीतल के घड़े में रख कर ज़मीन में गाड़ दिए और बोला शाम को इस जगह पर खोद कर अंडे निकालूं। मैंने शाम को ज़मीन खोद कर अंडे निकाले। पीतल के घड़े में 8 अंडे थे। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी सारी मुर्गियां और अंडे ज़मीन में इस जगह गाड़ दूं और सवेरे उसे खोद कर दुगने अंडे निकाल लूं। मगर मैंने सवेरे ज़मीन खोदी तो अंडे भरे सारे पीतल के घड़े गायब थे। फजीते राम एक पोल्ट्री फार्म था, सैकड़ों मुर्गियां थी। बेरोजगार फजीता राम है भी तो सीधा साधा कोई धूर्त आदमी से आसानी से उल्लू बना गया है। हाँ, मुर्गी पालने वाले मुर्गा बना दिया किसी ने। मुर्गियों के पैदा होने वाले अंडे बेचकर फजीता राम घर का खर्च चलाता था। मगर वह बहुत सीधा था, बहुत ही। इसके इलाके में सारे लोगों को यह बात अच्छी तरह जानते थे कि फजीता राम किसी को मूर्ख बना दिया। मगर किसने? नानाजी सोचने लगे। फजीता राम की मूर्खता का लाभ निश्चित ही किसी ने, ऐसे व्यक्ति ने उठाया है जो इसके बारे में अच्छी तरह जानता है। और नानाजी कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने फजीते राम से पूछा, फजीते, वह आदमी कैसा था जिसने तुझे अंडे की खेती कराई? वह तो एक पहुंचा हुआ साधु सा नानाजी, लंबी दाढ़ी, काली लंबी मूछें और भगवे रंग के कपड़े पहने थे। दाढ़ी मूछें नकली भी लगाई जा सकती हैं। फजीते का हुलिया कैसे उस व्यक्ति का? मोटा सा था, कद में कालिया जैसे। ठीक है, हम लोग तुम्हारे साथ चल रहे हैं, वहीं चलकर छानबीन करेंगे। उसके धोखाबाज साधु को पुलिस के हवाले कर देंगे। और लोगों ने मिट्टू कालिया और फजीता राम के फार्म हाउस पर पहुंचे। वहां पहुंचे तो सब के आश्चर्यचकित रह गए। वो झटका लगा, हाय, ये मेरी मुर्गियां नानाजी, बूहू, मैं बर्बाद हो गया। अरे हे भगवान, सारी मुर्गियां मरी हैं। फजीता राम की सारी मुर्गियां फार्म हाउस में मरी पड़ी थी। फजीते, तुमने मुर्गियों को क्या खिलाया? वही जो रोज खिलाता था, मगर उसके साधु आदमी की दी हुई भस्म मिला दी थी। भस्म? हाँ, साधु ने कहा था भस्म मिलाकर दाना मुर्गियों को रोज दुगने अंडे दिया करेंगी। उस साधु ने कहा और तुमने लालच में आ गई। तुम्हें मालूम नहीं था लालच बुरी बला है? मुझसे भूल होगी नानाजी। मैं कसम खाता हूँ, मैं कान पकड़ता हूँ, आपसे लालच नहीं करूँगा। मगर मेरी मुर्गियाँ सारी मर गई। अब मैं क्या करूँगा? वो रो मत फजीते, यह बताओ कि तुम्हारा कोई ऐसा दुश्मन जो नुकसान पहुँचाना चाहता हो? नहीं नानाजी, मेरा कोई ऐसा किसी से भी झगड़ा नहीं हुआ। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने तुम्हें नुकसान पहुँचाने कर फायदा पहुँचे? पता नहीं मुझे, नुकसान पहुँचा कर किसको फ़ायदा पहुँच सकता है। अच्छा फजीता राम, मुझे एक बात बताओ, यहाँ कोई और भी ऐसा आदमी है जो मुर्गियों को पोल्ट्री फार्म हो अंडे बेचा करता हो? हाँ, मेरा चचेरा भाई घासीराम, उसके पास मुर्गी फार्म उसी का है। अरे वो आते तो रहा सामने से। घसीटा राम काफ़ी रईस था। उसकी पोल्ट्री फार्म फजीता मुर्गी से दुगनी मुर्गियाँ और फजीता राम के निकट आया।
अरे फजीते, क्या हाल है तेरा? सुना है अंडे की धंधा बड़ा चकाचक चल रहा है। अरे कहाँ भैया, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी मुर्गियाँ मेरी माँ मर गई। अब कौन देगा मुझे अंडे? नाना जी की तेज नरे पल भर में भाप लिया। घसीटाराम अपने भाई फजीताराम की हालत देखकर मन ही मन खुश हो रहा है। मामला क्या हो सकता है, उसने समझने देर न लगी और घसीटाराम से बोले, क्यों घसीटा, तुम्हें अपने भाई की हालत देखकर तरस नहीं आ रहा? दुख नहीं हो रहा? दुख तो बहुत हो रहा है नाना जी। अब मैं क्या कर भी क्या सकता हूँ? तुम बहुत कुछ कर सकते हो घसीटाराम, अपनी आधी मुर्गियाँ तुम फजीताराम को दे सकते हो। नहीं नहीं, ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं? आखिर मेरा भी परिवार है, मेरे भी बाल बच्चे हैं। लेकिन यह भी सोचना चाहिए था कि तुम्हें फजीताराम के बाल बच्चे वाला है, इसका भी अपना परिवार है। क्या मतलब यह है कि मुर्गियाँ नहीं दे सकते तो अपने भाई को रुपये पैसे ही से मदद कर दो, जिससे यह अपना पोल्ट्री फार्म चलाने के लिए मुर्गियाँ खरीद सके। पैसे 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 कहाँ से हैं मेरे पास? मैं तो अपना गुजारा मुश्किल से कर चलाता हूँ। क्यों भला, तुम्हारे पास भी तो काफ़ी मुर्गियाँ हैं। मुर्गियाँ तो हैं नाना जी, मगर अंडे मार्केट में बिकते नहीं। ऐसा क्यों? फजीताराम पहले यह धंधा करता था, उसके ग्राहक मुझसे अंडे लेना चाहते थे, तो तुम अंडे उसके पास शहर में ले जाकर बेच सकते हो। सुना है वहाँ अंडे बहुत मांग है। क्या सच? बिल्कुल सच। तुम चाहो तो खुद पता कर सकते हो। पास के गांव में जाकर, तुम्हारे पास अपना 3 व्हीलर है? 3 व्हीलर तो है, पर पास के गांव में ले जाकर अंडे बेचने की बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं, बेवकूफ़। लेकिन अब तुम्हें अपने अंडे इसी नगर में बेचना चाहते थे? हाँ। और इसलिए तुमने फजीताराम के सारे दाने में जहरीली भस्म मिला दी? हाँ। अरे नहीं नहीं, मैंने नहीं मिलाई भस्म। बको मत घसीटाराम, अभी थोड़ी देर पहले हम पुलिस देखकर तुम्हारे घर पहुंचेंगे। नकली दाढ़ी मूछ और गेहूँ वस्त्र सब बरामद कर लिए जाएंगे। तुमने अपने भाई से ईर्ष्या रखते हुए उसके धंधा चौपट करने के लिए उसको ठगा, 420 की उससे संपत्ति में नुकसान पहुंचाया। कम से कम 3 साल की लिए जेल की हवा खाओगे घसीटाराम। नहीं नहीं, मैंने जेल नहीं जाना चाहता, मुझे बचा लीजिए नाना जी। आप जो भी कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, अपने भाई को तुमने जितना नुकसान पहुंचाया है उसका हर्जाना अदा करो, और 1 महीने तक फजीताराम के घर का खर्चा तुम्हें चलाना होगा। वाह! नाना जी के न्याय से गिट्टू व कालिया वाह वाह करने लगे। तक चूँकि घसीटाराम की पोल खुल गई थी, इसलिए उसने नाना जी की बात मान ली, और वह करता भी क्या करता। नाना जी का नया जूता। नाना जी, हम राम जी जीवन चमारिया आपके पड़ोस से हम घाटा शू कंपनी के जूते की नई दुकान कल खोल रहे हैं। दुकान का उद्घाटन आपके हाथों करना पड़ेगा। नहीं नहीं भाई, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसे प्रचार पाने के वाले कार्यक्रमों से दूर रहता हूँ। अरे क्या कह रहे हो नाना जी? हमने निश्चित कर लिया है, आप उद्घाटन नहीं करेंगे तो हम दुकान नहीं खोलेंगे और भूख हड़ताल करके यहीं आपके दरवाजे पर धरना देंगे। अब अगर मगर कुछ नहीं सुनेंगे, आपको उद्घाटन करना ही पड़ेगा, चाहे कल, चाहे 4-6 दिन बाद। रामजीवन चमड़िया नाना जी की परम प्रशंसकों में से था, अतः नाना जी को उसकी दुकान के उद्घाटन की बात स्वीकार करनी पड़ी। अच्छा भाई, तुम भूख हड़ताल और धरना देने की धमकी दे रहे हो, तो फिर 4 दिन बाद क्यों? कल ही सही, हम तुम्हारी दुकान का उद्घाटन कर देंगे। मगर भाई, यह सरासर ज्यादती है हमारे साथ। कल तुम्हारी दुकान का उद्घाटन हम करेंगे, और लोग भी भविष्य में ऐसे कार्यक्रम के लिए परेशान करते रहेंगे, तो क्या अनर्थ हो जाएगा नाना जी? ऐसे उद्घाटन कौन रोज़ रोज़ होते हैं। खैर, नाना जी ने अगले दिन जूतों की नई दुकान का उद्घाटन करने के लिए तैयार हो गए, और अगले दिन नाना जी गिट्टू व कालिया के साथ पहुँचे रामजीवन चमड़िया की दुकान पर। आइए आइए नाना जी, यह लीजिए प्रभात कॉमिक्स वाला शानदार शीतल पे प्रभात कोका।
पीजिए और आसन ग्रहण कीजिए। क्या ग्रहण करें? आसन, मेरा मतलब आप लोग कुर्सी पर विराजिए और ठीक मुहूर्त फीता काट कर नाना जी ने रामजीवन चमड़िया का घाटासू कंपनी के नया घाटासू नए शोरूम का उद्घाटन किया। और उद्घाटन के बाद रामजीवन चमड़िया ने नाना जी को शानदार जूते का एक जोड़ा उपहार में दिया। यह लीजिए नाना जी, हमारी ओर से सप्रेम उपहार स्मरण जूते। रनर जूते? हाँ, इन्हें पहन कर आप इस उम्र में भी ऐसी दौड़ लगा सकते हैं जैसे कोई ओलंपिक विजेता दौड़ता हो। शुक्रिया, लेकिन अन्य उम्र में कहाँ दौड़ूंगा तुम। बहरहाल जूते का शुक्रिया, जैसे तुमने मुझे दिया भगवान तुम्हें भी दे, मेरा मतलब सबको दे। नाना जी कभी अच्छा मजाक कर बैठते हैं। और कालिया ने नाना जी के हाथ में नया जूता उपहार पैकेट संभाला और मिट्टू नाना जी कालिया के घर की ओर चल दिए। नाना जी, यह जूते आपके पैर में फिट भी बैठेगा या नहीं? पता नहीं भाई। ठीक समय पर शहर में नए आए दो बदमाश अन्य बदमाश ने बातें कर रहे थे। तो बेटा सज्जन बोल, तो हम किस शहर में नाना जी से संभल कर है ना जी। हे दुकान भैया, तुम किस खूसड़ की बात कर रहे हो? उस्ताद गल्लू पहलवान की बात को डरते हैं। मुंबई शहर में मालूम है उस्ताद का नाम लोग डरता है। मुंबई यानी मुंबई आने वाले बदमाश को एक था छप्पन भाई और मक्खन, दूसरा बदमाश गल्लू पहलवान। मैं ठीक कह रहा हूँ। हर अपराधी नाना जी का नाम सुनते ही नाना नानी याद आने लगती है। अरे वो देखो, सामने नाना जी और कालिया और गिट्टू चले आ रहे हैं। ठीक उसी समय जब 10 नंबरी बदमाश भी एक पैकेट लिए नाना जी के मिलने जा रहा था। पैकेट ठीक वैसा ही था जैसा नाना जी नए जूते का पैकेट था। हे, नाना जी को सपने में भी गुमान नहीं हो सकता कि मामूली से इस पैकेट में बम छिपा हो सकता है। बेचारे अपराधियों के नाक में दम कर रखा है नाना जी ने। जैसे ही नाना जी पैकेट खोलेंगे, भड़ाम से बम फट जाएगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हम जैसे बदमाश उसकी भी चटनी बना सकते हैं। उधर गुल्लू अब पहलवान अपने चेले मक्खन से और छक्कन से कह रहा था, हे नाना जी के साथ वह कालिया के पास एक छोटा पैकेट है, कहो तो उसे छीन लाऊं? छीन लो उस्ताद, अपने छक्कन को तो पता ही चल जाएगा कि उस्ताद गल्लू पहलवान भी कोई यूं ही हो सकता है। और अगले ही पल गुल्लू पहलवान ने भागा और निकट पहुंचकर वह कालिया से टकरा गया। कालिया के हाथ में पैकेट छीनकर वह पास की गली में तेजी से भागा और गली में उसकी टक्कर हो गई गंगू बदमाश से। टक्कर। और फिर दोनों उठे तो दोनों के हाथ में पैकेट बदल गई और गंगू को पैकेट उठाकर भागा निकला। लेकिन गंगू पैकेट लेकर उठा तो भागते ही उठा तो कालिया ने उसे गली में आया। टक्कर, ठहर जा कमबख्त, नाना जी का उपहार मेरे नए जूते के पैकेट लेकर भाग रहा है तेरी तो। और गंगू जब वह समझ कर उसे कालिया के पैकेट लेकर जा चुका था। कमाल है, मैं खुद नाना जी को यह पैकेट देने जा रहा था और कालिया मुझसे छीन कर ले गया। और पहुंचकर नाना जी पैकेट खोला। वाह, जूते तो बहुत अच्छे हैं, मगर रंजीत चमरिया आपके को अंदाज गलत लगाया। जूते कुछ कोई बात नहीं, अब इस जूते के लिए
जीवन चमरिया से क्या कहना, लगता है नए जूते हमारे मुकद्दर में नहीं हैं। तभी तो वो बदमाश ने छीन कर भाग गया था। खैर यह कालिया नाप के हैं, नए कालिया पहन लो इसे। अरे वाह, शुक्रिया नाना जी, नाना जी जिंदाबाद। अब जरा इन पाठकों को गंगू बदमाश के हाल बताएं। अपने दोस्त छप्पन से मिलकर काफ़ी दिन हो गई, उसे मैं लाऊं। उसे बताया उसके भाई बम्बैया उस्ताद के साथ आने वाला है। और जिस समय गंगू छगन के यहाँ पहुँचा तो उसका भाई मक्खन और गुल्लू पहलवान सभी उस पैकेट को खोलने ही जा रहे थे। तब उन्हें मालूम हो चुका था चमरिया शू कंपनी का उद्घाटन के अवसर पर नाना जी को जूते उपहार में मिला था। तो चलो नज़र मारी जाए इन पैकेट में अंदरूनी माल पर कैसे जूते हैं इसमें। बिल्कुल उस्ताद। अरे यार गंगू, आओ आओ, तुम भी हमारे जश्न में शामिल हो जाओ। जश्न? हाँ, सुना है आज नाना जी चमरिया शू कंपनी वाले अपनी दुकान का उद्घाटन करने के उपहार में नए जूते हमें गुल्लू पहलवान वह नए शानदार जूते उड़ा लिए। अच्छा, मैं भी देखूं कैसे जूते हैं। गंगू ने लपक कर जूते खोलने के लिए आगे पहुंचा, लेकिन गुल्लू पहलवान ने पैकेट बस खोल ही दे चुके थे। और जैसे ही गुल्लू पहलवान ने पैकेट के डब्बे का अलग किया, अंदर एक कनेक्ट तार खींचा और यूं हुआ कि कोई स्विच ऑन हो गया हो। स्विच ऑन होते ही पैकेट में रखा बम बड़ाम से फटा और बदमाशों का क्या अंजाम हुआ आप खुद देखिए। कहावत है, जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है वह उसी में गिरता है। नाना जी और काना बदमाश। काना बदमाश आज जेल से फरार हो गया। रेडियो पर काना बदमाश जेल से फरार होने की समाचार विशेष रूप से प्रकाशित किया गया। नाना जी मिट्टी, गिट्टू और कालिया समाचार सुनकर बुरी तरह चौंके। यह तो बहुत बुरा हुआ नाना जी, काना बदमाश बड़ा खतरनाक लुटेरा था। इसमें पहले ही काना बदमाश को नया गुल खिलाए उसे पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। मगर तलाश करना कोई आसान काम नहीं होगा। फिर भी कोशिश करने में क्या अर्ज है। और नाना जी शहर का साइड में अपने काला और गट्टू कालिया के सामने रख दिया। मगर पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि काना बदमाश हमें कहाँ मिल सकता है। नक्शे बीबी सड़क AA सड़क शहर के बाहर दूसरी सीमाओं को जोड़ती है। दोनों ही तरफ आबादी वाले क्षेत्र हैं, दूर तक नहीं है। उससे आगे शहर का बॉर्डर हर समय कड़ी चौकसी रहती है। अतः काना बदमाश शहर से बाहर जाने की तो हर गिरज नहीं सोचेगा। ठीक कहते हो आज आप नाना जी। और एक बात और, शहर में जिस डकैती के दौरान जख्मी हो जाने के कारण काने बदमाश को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस सफल हुई थी, वह उस लूट का माल पुलिस अब तक बरामद नहीं कर सकी है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने कालिया। अब सीधी बात यह है कि लूट का माल काने बदमाश के साथियों के पास है। वे अपने साथी निश्चित रूप से शहर में ही रहने वाले होंगे। न भी हों तो काने बदमाश शहर के ठिकानों पर पहले तलाश करेगा। किंतु इस सबसे पहले वह बदलनी अपनी पोशाक, और पोशाक बदलने के लिए वह रिहायशी फ्लैटों के रेलवे क्वार्टर्स की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि वह फ्लैट में घुसने के लिए 4 फ्लैटों में रहने वाले लोगों पर नज़र उस पर पड़ना नामुमकिन नहीं है। बल्कि अधिक संभावना इसी बात की है वह किसी पर नज़र उस पर आवश्यक पड़ सकती है। इसलिए वह एक्सटेंशन एरिया की कोठियों में प्रविष्ट होगा। बिल्कुल ठीक तुमने गिट्टू, इसलिए अब जल्द से जल्द हमें एक्सटेंशन एरिया में पहुंचते हैं और फिर टाइगर के साथ लेकर नाना, मिट्टू और कालिया जेल के समीप वर्ती
एक्सटेंशनल एरिया में पहुंचे। नाना जी, टाइगर इस कोठी की ओर मुंह करके भौंक रहा है। जरूर कोई बात है, टाइगर इस तरफ अकारण नहीं भौंकता। और पहले एक्सटेंशन एरिया में कोठी, बिल्कुल। गिट्टू, तुमने काने बदमाश का असली नाम ध्यान है? हाँ नाना जी, उसका नाम मुस्तफ़ा है। डकैती के उसने जिन साथियों ने पुलिस को गिरफ्तार कर पाई, उसका नाम राजा राम और जोसेफ है। गुड, मैं टाइगर के साथ लेकर अंदर जा रहा हूँ। तुम कालिया और सतर्क रहना। अगर काना बदमाश कोठी के बाहर निकले तो उसे पकड़ने की कोशिश करना। बिल्कुल। उसके पास कोई हथियार तो संभल कर। ये न हो कि वह बौखलाहट में घायल कर दे। कालिया और गट्टू अच्छी तरह समझा बुझाकर नाना जी कोठी में दाखिल हुए। टाइगर उसके साथ जा रहा था। टाइगर नाना जी के संकेत पर शांत हो चुका था। अंदर घंटी बजती है, टन टन। द्वार खोला एक कद्दार पहलवान शरीक इंसान ने। यस, से किससे मिलना है? मिस्टर एर्नाडिन्स। यस, हम ही फर्नांडिस है। बोलिए, क्या काम है? काम बहुत खास है। इजाज़त हो तो मैं अंदर आऊँ? सारी, हम किसी अजनबी को अंदर नहीं आने देता। लेकिन मुस्तफ़ा, आई मीन उस्ताद काना तुमको जानता है। अगर हमें अंदर नहीं आने देगा तो वह नाराज़ हो जाएगा। और फर्नांडिस के चेहरे पर निश्चित ही भाव आए और पल भर सोचने के बाद नाना जी से बोला, ओके, कम इन। और नाना जी टाइगर सहित तेजी से भीतर आ गई। अरे, इन डॉगी को कहाँ अंदर लाता है? हम सिर्फ तुमको आने को बोला। घबराओ नहीं, यह डॉगी तुमको कुछ नहीं कहेगा। तभी, हेलो बूढ़े, तुम से मिलना चाहते थे, कहो क्या बात है? अचानक नाना जी और के पीछे काने बदमाश मुस्तफ़ा की आवाज़ सुनी। नाना जी चौंक कर घूमे। काने बदमाश को उसी कोठी में देखकर उनके मन में प्रशंसा हुई। एक कहानी बनाकर उनसे मुस्तफ़ा से कह सुनाई। मुस्तफ़ा, मुझे जोसेफ और राजा राम ने भेजा है। अगर तुम लूट का माल में हिस्सा और पुलिस से बचना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। ओह! अचानक मुस्तफ़ा उर्फ काला बदमाश ने दांत भींचकर गुर्राया और उसने नाना जी पर फायर कर दिया। नाना जी बाल बाल बचे। तुम पुलिस के कुत्ते मुझ पर उल्लू बनाना चाहते हो? तभी टाइगर ने बिजली की तेजी से काले बदमाश मुस्तफ़ा पर झपटा और काले बदमाश का रिवॉल्वर वाला हाथ अपने मुंह में दबोच लिया। आह! और उसी पल, हिलना मत बूढ़े और अपने कुत्ते को रोको, वरना इस कुत्ते की और तुम्हारी दोनों की खोपड़ियों में गोली अंदर होगी और दम बाहर। आई, तुम यह क्या कह रहे हो मिस्टर फर्नांडिस? मैं तो काने बदमाश से बचाने आया हूँ। मिस्टर फर्नांडिस नहीं, जोसेफ फर्नांडिस। और कहो, राजा राम से तुमको मिला दूं? क्या राजा राम इधर है बूढ़े? ठीक उसी समय कोठी के बाहर। मिट्टू, तुमने गोली की आवाज़ सुनी? मैं तो फिर हम यहाँ बाहर क्या कर रहे हैं? हाँ, लगता है नाना जी खतरे में हैं। और अंदर? हाँ, तो यहाँ चिराग तले अंधेरा वाली बात है। सही है। कोठी में टंटा पार्टी के सिगरेट मिस्टर फर्नांडिस की नहीं, काने बदमाश जोसेफ की है। हे, ठीक समझे। और राजा राम भी यही रहता है। नाना जी बदमाशों के बीच बुरी तरह फंस गए, परंतु निश्चित थे। बेवकूफ़ों को यह ध्यान नहीं कि गोली की आवाज़ बाहर तक गई होगी। आवाज़ कालिया और गिट्टू ने भी सुनी होगी। मुझे बातचीत करने पर इनका ध्यान बटाए रखना चाहिए। सुनो, मैं तुम्हारे फ़ायदे की एक बात बताना चाहता हूँ। तुमने गोली मत चलाना। तभी बाहर से कालिया पूरी शक्ति से दरवाजे पर टक्कर मारी और दरवाज़ा टूट गया। इसके साथ लगा खड़े राजा राम पर जा गिरा।
ठीक उसी पल जोसेफ फर्नांडिस का ध्यान बढ़ता देख टाइगर ने उस पर छलांग लगा दी। हाय मेरा हाथ, और जबड़े में ले लिया उसका हाथ। नानाजी आश्चर्यजनक फुर्ती के साथ राजा राम व जोसेफ फर्नांडिस की रिवॉल्वर पर लपके और फिर, हाँ प्यारे बदमाशों, तुम्हारे फायदे की बात यह है, बता रहा था कि तुम्हारे लिए ये सही जगह जेल है, और आओ कालिया ने पुलिस के हवाले कर दे। पुलिस यहीं आ गई है नानाजी, पास की चौकी से मैं पुलिस को साथ ले आया हूँ। नानाजी और सांप्रदायिक दंगा। बू, मैं लुट गया नानाजी, मेरी दुकान दंगइयों ने लूट ली। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। मैं कोशिश करूंगा सरकार से तुम्हें जल्द से जल्द मत दिलवा सकूं। बाहर अचानक संपादित दंगे की आग भड़क गई। कुछ थोड़े से गुंडे तत्व शहर में लूटपाट, आगजनी, बम विस्फोट आदि द्वारा इस आग को बढ़ावा दे रहे थे। शहर में शांत वातावरण में जहर घोल रहे थे, और प्रशासन और नागरिकों को अपील कर रहा था कि शांति कायम रखें। हर गली मोहल्ले में सांप्रदायिक एकता के लिए शांति स्थापित करने समिति बनाई गई, और नानाजी मोहल्ले की समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने प्रयत्नों से कल्लू के लिए सहायता और राशि मंजूर करा ली गई। मिट्ठू, कालिया, आओ कल्लू के घर की तरफ जाएं। कल्लू के घर? वह क्यों? उसके लिए सरकारी सहायता की मंजूरी मिल गई है, उसे यह खबर दी जाए। हाँ, सहायता की स्वीकृति के बारे में जानकर उसे खुश हो जाएगा। नानाजी और कालिया कल्लू के घर की पहुंचे। बाहर उसके कुछ आवाज़ें सुन रही थी। भाई, तुम साइन करोगे या नहीं? अरे गिट्टू, यह कल्लू के घर से आवाज़ें कैसी आ रही है? यह तो दीवार फिल्म का डायलॉग है नानाजी, अमिताभ बच्चन की दीवार का। आए, लगता है कल्लू यहाँ टीवी पर वीसीआर फिल्म चला रहा है। वीसीआर पर फिल्म? मगर कल्लू के घर टीवी भी नहीं है था तो क्या नानाजी? आजकल टीवी, वीसीआर, कलर टीवी किराए पर मिल जाते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन इसका किराया 50 रुपये से कम नहीं होगा। इसका मतलब, इसका इतना लगभग समझिए किराए पर टीवी वीसीआर देने वाले एक फिल्म के 40 रुपये, 2 के 60 और 3 के 75 रुपये लेते हैं। आमतौर पर लोग 3 फिल्में ही लगाते हैं, किंतु मिट्ठू, कल्लू जैसा गरीब आदमी वीसीआर और टीवी लगवा कर अपनी फिल्में देखना कहाँ अफोर्ड कर सकता है? वह इतने पैसे खर्च नहीं सकता, और फिर सांप्रदायिक दंगे में दुकान लूट जाने के कारण उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई है। खैर, कल्लू से तो मिला जाए। नानाजी कल्लू के घर का दरवाज़ा खटखटाया। कल्लू ने दरवाज़ा खोला। अरे नानाजी, आप आइए, अंदर आइए। नानाजी मिट्टू, कालिया के साथ कल्लू घर में प्रवेश किया। वाह, वीसीआर पर फिल्म चल रही है। कहाँ से किराए पर लिया कल्लू? एक दिन हम भी फिल्म देखने के मूड में हैं। अरे तो हम हुक्म कीजिए, घर पर पहुंचा दूंगा नानाजी। किंतु कल्लू, वीसीआर का किराया कितना पड़ेगा? अरे आप क्या किराया लोगे नानाजी, आप अपना ही टीवी और वीसीआर है। बहुत अच्छे, इसका मतलब तुम्हें दाव मार कर कहीं लूटा है। शाबाश। हे शुक्रिया नानाजी, सब आपकी ही कृपा है। क्यों हमें बदनाम करते हो? कल तुम्हारी दुकान लुट गई थी, इसका मतलब यह है कि तुम लूटपाट करो और अपना घर भी भर लो। ज़रा सोचो, पुलिस के घर की तलाशी लेगी तो तुम्हारे यहाँ चीज़ें देखकर तुम्हें छोड़ देगी। ऐसी नौबत आने से पहले मैं टीवी वीसीआर को बेच दूंगा नानाजी। वाह, पहले ही दूर तक सोच रखी है इसने पट्टे ने। बेच दोगे क्या? तुम पकड़े में आने से बच जाओगे कल्लू। यह टीवी और वीसीआर कहाँ से लूटा तुमने? जानते हो, पुलिस दंगाई की तलाश इस समय घर घर की तलाशी ले रही है। कल्लू और नानाजी की
बात को बता दी। उसने टीवी वीसीआर कहाँ से लूटा। तभी दरवाजा, खबरदार सब लोग बाहर आ जाइए, हमें इस घर की तलाश लेनी है। दंगाइयों की खोजबीन करते हुए गली गली घर घर की तलाशी ले रही पुलिस अचानक वहां पहुंचे। तो वीसीआर आर भी है। कल्लू ने तुरंत बहाना सूझा। उसने तुरंत बात बनाई। जी हाँ, यह किराए का है इंस्पेक्टर साहब। किराए का? कहाँ से किराए पर लाए हो तुम? वो राजन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का वीडियो पार्लर से। कल्लू ने तुरंत ही नाम सूझा। उसने बहाने के तौर पर वही नाम दिया और राजन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले की दुकान पर पूरी तरह लूट कर दंगाइयों ने उसके मालिक राजन जी की हत्या कर दी। यू आर अंडर अरेस्ट। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। कत्ल और सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। नाना जी की और आशा भरी नज़रों से देखते हुए चिल्लाया, मुझे बचाइए नाना जी, कसम खाता हूँ मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। अब कुछ नहीं किया जा सकता कल्लू, तुमने जैसी करनी वैसी भरने की सज़ा भुगतनी होगी। हमें तुम्हारे हाल का अफसोस है। तुम्हें यह खबर देने आए थे कि सरकार ने तुम्हारी दुकान लूटे जाने का मुआवजा देने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। पर वापस लौटते वक्त नाना जी, पिंटू, कालिया तीनों बहुत उदास थे। कल्लू, कितने सज़ा होगी नाना जी? यह उसके अपराध पर निर्भर है। उसे बचाया नहीं जा सकता नाना जी। नहीं, उसे अपराध की सज़ा मिलनी चाहिए, किंतु शांति स्थापना की दिशा में अब हमारा पहला काम है अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। हमें संप्रदाय लोगों को एकत्रित करके सबको समझाना होगा, प्रतिशोध की भावना दिल से निकाल दें और ऐसा कोई कार्य न करें जिससे भविष्य में उनके परिवार को पछताना पड़े। हमें सभी लोगों को यह समझाना होगा कि भारत में रहने वाले सभी भारतवासी, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, अपने को भाई भाई हैं। हम एक हैं और हमारी जाति धर्म से पहले हम भारतवासी हैं। समाप्त दोस्तों।